नमस्कार, जोहार। मैं पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। बहुत संक्षेप में हम बता दें कि बिहार शिक्षक के बहाली जो होनी है वो 24, 25 और 26 अगस्त को होनी है इसकी परीक्षा। प्राइमरी से लेके उच्च माध्यमिक के लिए 1,70,461 पदों पर नियुक्ति होनी है। बिहार में प्राइमरी शिक्षक की बात करें तो कुल 79,943 पदों पर बहाली होगी जो रिक्त है पद ये। वहीं 9वीं और 10वीं के लिए 32,916 पदों पर नियुक्ति होनी है। 11वीं और 12वीं के लिए 57,502 पदों पर नियुक्ति होनी है। लगभग 7 लाख अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन किए थे और जिसमें से 6 लाख से कुछ ज्यादा आवेदन को बीपीएससी ने स्वीकृत किया और एडमिट कार्ड जारी कर दिया। छात्रों के लिए विशेष तौर से आज ऐसे एक्सपर्ट से आप लोगों से रूबरू करवाएंगे, उनसे बात कराएंगे, वो अपनी बात बताएंगे जिनसे आप जो है इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से, जिनसे हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार रंजीत जी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया प्रभात खबर के साथ बात करने के लिए। मेरे साथ जुड़ी हैं डिजिटल की जो एजुकेशन रिपोर्टर है रांची से देखती हैं, बिमला जी जुड़ी हैं। वो उनकी भी लगातार छात्रों से बातचीत होती रहती है। डॉक्टर रंजीत सिंह के बारे में कुछ संक्षेप में बता दूं। डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस है और इसके पहले अभी तो फिलवक्त गुजरात में ये अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके पहले बिहार के सीतामढ़ी में जिलाधिकारी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस चीज को लेकर अभी हम बात करेंगे, तो रंजीत कुमार सिंह जो है पिछले दिनों बिहार में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक भी रहे हैं। इनकी काफी किताबें भी आ चुकी है शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, और ये लगातार सोशल साइट पे भी ट्रेंडिंग में रहते हैं। परीक्षा में अभी बहुत कम दिन बच गए, बहुत कम दिन शेष है। कम दिनों में अभ्यर्थियों को जो है क्या करना चाहिए, क्या ऐसा टिप्स अख्तियार करना चाहिए कि उसकी सफलता जो है उसको मिले जो है? जी देखिए, जब आपके पास बस 10 दिन के आसपास ही समय बचा हुआ है, 10 दिन में सबसे बड़ी बात होती है कि अभी नई कोई भी बुक नहीं लेनी है और न ही आपको नए कोई नोट्स लेने हैं। अभी का जो समय है उसमें आपने जो भी 4-5 महीने में पढ़ा है केवल और केवल उसकी रिवीजन जो है वो जरूरी है। साथ ही पर डे एटलीस्ट जो है एक एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप रिवीजन पे अधिक से अधिक फोकस करिए और रिवीजन के बाद अगर आपके पास समय है तो उसके लिए 2 से 3 सेट अगर आप चाहें तो बना सकते हैं पर डे। उसके साथ आपको याद रखना है कि आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब बचे हुए समय में आप बीमार नहीं होना है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो सोने उठने का समय है बिल्कुल वो प्रॉपर हो जाना चाहिए और आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मूड के साथ अपनी तैयारी करनी होगी। निराशा का वातावरण में नहीं तैयारी करनी होगी, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट है उनको बहुत सारी दुविधा होती है कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, मैंने पढ़ाई तो की लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जो वैकेंसी है लगभग 1,80,000 के आसपास है। ऐसे में आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि अभी किसी तरह का डिस्कशन या कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करे। आप अपने जहाँ भी है वहाँ पे कम से कम 8 से 10 घंटा रिवीजन में अपना समय दे और 2 से 3 घंटे आप एमसीक्यू बनाएं, क्योंकि जितना अधिक आप एमसीक्यू करेंगे उतना अधिक आपको याद भी होगा, यह ध्यान रखें। और सोशल मीडिया से खास तौर से अभी वो समय आ गया है जब आपको दूरी बना लेनी होगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। एक कुछ छात्रों का सवाल यह था कि भाई किन किन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जहां से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है? जी सबसे अधिक जो फोकस का एरिया हो सकता है वो है मैथ, रीजनिंग, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स। ये 5-6 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ से अधिक क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी सबसे जो ध्यान देने योग्य है कि आपको मैथ अच्छे से करना पड़ेगा, रीजनिंग, क्योंकि मैथ आपको लीड दिलवा सकता है। एंड सेकेंड थिंग कि आपको करेंट अफेयर्स भी अच्छे से करना होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं उससे अगर लीड लेना है तो ये 2 ऐसे सेक्शन है जिसमें कि करेंट अफेयर्स भी देखना है और आपको साथ में मैथ रीजनिंग को भी देखना है। अगर इसको करते हैं तो आपका लीड होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के हिसाब से चले तो मैं अगर आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। उसमें भी अगर 1905 से लेकर 1947 तक के समय को देखते हैं तो 90% से अधिक क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में वहाँ से मिल जाएंगे। उसी तरह से साइंस की बात करेंगे तो साइंस में बायोलॉजी आपको देखना है, और बायोलॉजी में भी खास तौर से अगर आप बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ जो चैप्टर्स है जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जितने भी है ब्लड ग्रुप्स और न्यूट्रिशंस और जो डिजीज हैं, जितने भी डिजीज हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम जो है इसी एरिया से पूछे जाएगा।
पूछे जाएंगे। तो ऐसे में आप यह सेक्शन आप साइंस में जरूर कर लीजिए। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको खास तौर से देखना होगा कि जो डिवीजन है, फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स जो है, जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही आने वाला है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उससे सेक्शन को देखिए। एग्रीकल्चर से एक दो क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछा जा सकता है, तो वो सेक्शन को आपको देखना चाहिए। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है जहाँ से आप देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उस पर कम फोकस रख सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद अगर हम साइंस के बारे में बात किया, करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल में देखना होगा तो बिहार का बजट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, इसको भी देखने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ से जाएंगे। बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस भी होंगे, खास तौर से जो एंशिएंट पीरियड का समय है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में देखने को तो 85 चैप्टर्स है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जो आएंगे वो है पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राष्ट्र के नीति तत्व, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था है, उससे अमेंडमेंट्स और शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ। ये 8-10 ही चैप्टर्स है जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए मोटी मोटी किताब, मोटे नोट से बचने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ से आपके सभी क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। ऐसे में अगर जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं अगर उसको अगर फॉलो करते हैं तो 120 में से कम 100 क्वेश्चन आपके पास होगा। लेकिन हाँ, चूंकि निगेटिव मार्किंग के साथ जा रहे हैं, ई ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी होता है कि आपको जो भी पढ़े वो बात इतनी अच्छी से पढ़े कि कन्फ्यूजन नहीं हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत होती है और जब भी कंफ्यूजन होता है आपका आंसर बिल्कुल गलत होते जाता है। इसीलिए जितनी हो सके आप मॉक टेस्ट लीजिए, और मॉक टेस्ट में एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए, क्योंकि एलिमिनेशन अगर आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही होंगे। और अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बीपीएससी ने जो एएमआर मोड डेमो ओएमआर सेट दिया है उसी पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा। एक तो भाषा को लेके भी जो है छात्रों में कि भाषा पेपर भी है, तो उसको लेके आपको क्या कहना है इस समय? देखिए, भाषा में तो सबसे पहले जो है वो 25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, वो इंग्लिश का होगा। उसके बाद 75 क्वेश्चन में हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में आप देखेंगे, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश का है, चूंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक तो सिनोनिम्स कर लीजिए, एंटोनिम्स कर लीजिए, तो यहाँ से आपको कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसी तरह से कम्प्रिहेंशन से आपको क्वेश्चन होगा, जो कि एक कम्प्रिहेंशन दिया होगा, 5 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। तो यह एक सेक्शन है जहाँ से कर सकते हैं। ग्रामर का बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब है, जहाँ अगर आपके पास टाइम है तो करें, अदरवाइज यहाँ से आपको जो मैंने बताया सेक्शन 3-4, वहाँ से आपको लगभग 15 क्वेश्चन 25 में से मिल जाएंगे। तो 15 सही बनाइए, 10 को जो है बी करके कलर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ग्रामर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ की मुहावरे से क्वेश्चन होंगे, लोकोक्तियाँ से 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ होगा। समानार्थक शब्द जहाँ से होंगे 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन, उसी तरह विपदार्थक शब्द वहाँ से 5-7 क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा जो है कम्प्रिहेंशन, जहाँ से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। यह सेक्शन है जहाँ से 75 में से देखेंगे तो लगभग जो है 30-35 क्वेश्चन यह सेक्शन है। उसके बाद ग्रामर का सेक्शन आता है, जहाँ से आपको देखना पड़ेगा संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, ये जितनी भी पढ़ते हैं आपको इसको देख लेना पड़ेगा। तो ये कुछ सेक्शन है जहाँ से आप तैयारी करिए, क्योंकि 30 नंबर ही आपको लाना है। ऐसे में इतना ज़्यादा वरी होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश में 10-15 भी अगर सही कर लेते हैं और हिंदी में अगर 30 भी सही कर लेते हैं 75 में से, तो आपके पास 45 एक बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाता है। बाकी जो बचते हैं, जो क्वेश्चन आपके पास 50 से 60 जो क्वेश्चन बचते हैं जिसका आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको अगर आप बी या सी कोई कलर कर लेते हैं तो उसमें से 1/3 आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सेफ हो जाता है। इसलिए इंग्लिश भाषा का पेपर जो इंग्लिश या हिंदी, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो करेंट अफेयर से कितने सवाल आने की संभावना है और कैसे? करेंट अफेयर से जो है लगभग जो है वो फ्लक्चुएट करता है, लेकिन मुझे जो लगता है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और करेंट अफेयर्स एक साल पीछे का देखना पड़ेगा, यानी कि पिछले साल के नवंबर से लेकर अब तक, यानी कि जुलाई तक के क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे, तभी आपका जो है पूरा एक साल का हो जाता है, जिसमें इंडिया का बजट तो है ही, बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी देखना होगा। करेंट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें खासतौर से आप देखेंगे चंद्रयान 3 हुआ या नई संसद भवन का उद्घाटन हुए हैं, ये ऐसे ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से गेस कर सकता हूँ कि ये सब अगर करेंट आता है तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जो भी पढ़े वो इतनी अच्छे से पढ़े कि आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो, नंबर 1।
नंबर 2 यह है कि निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी ई। तो ए बी सी तक तो आंसर होता है, लेकिन डी में देखेंगे एक से अधिक सही, और ई में लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं सही। तो ये 2 को पहले हटा के देखते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी 3 तक हम अगर आंसर निकालते हैं तो हमें ये एलिमिनेशन मेथड को देखना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड यानी छतनी विधि का सीधा मतलब होता है कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडर्न से पूछ रहा है, कोई ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो एंशिएंट का है, या कोई जो क्वेश्चन से रिलेवेंट आपको लगता है जहां आप पहुंच सकते हैं 50% पे कि नहीं ये तो आंसर सही नहीं होगा, ये सही होगा, अगर एलिमिनेट करके यानी कि छटनी करके अगर आंसर पहुंचते हैं तो अधिक से अधिक आप सही कर सकते हैं। दूसरी बात है 120 में निगेटिव होने के बाद भी अगर 110 अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो थोड़ी संभावना आपकी कम हो जाएगी। जरूरी है कि कम से कम 100 प्लस, मिनिमम 100 प्लस 110 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो मेरा यह मानना है कि जो 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल टफ होंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि निगेटिव होने के बाद भी आप जो है हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। वैसे तो पहले टाइम मैनेजमेंट को लेकर एग्जाम से पहले कई सारे प्रिपरेशन की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकेंगे? फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन हमें आता है उसको हमें बनाते हुए जाना है। 120 में से बहुत अच्छे से पढ़ाई की गई है तो 60-70 ही आप सही कर पाएंगे। अगर एवरेज प्रिपरेशन की है तो आधे के आसपास तक यानी कि 60 क्वेश्चन ही फर्स्ट राउंड में आप कर पाएंगे। लेकिन उसी दरमियान यह ध्यान रखना है कि वैसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है उसको पहले ही क्रॉस करके पढ़ना है, यानी कि उस क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है और नहीं अटेम्प्ट लेना है। तो उससे क्या होगा कि जब सेकेंड टाइम अब हम जब जाएंगे क्वेश्चन की तरफ तो वहाँ पे हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी नहीं और सीधे जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, जो हमने राउंड किया है कि सेकेंड राउंड पे उसको करेंगे, उसको हमको करना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में जितने भी 60-70 क्वेश्चन बनते हैं उसको उसी समय बबल कर लेना चाहिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस अपने पास आ जाए कि इतना क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से बनाना है और बबल करते चले जाना है। 10-15 क्वेश्चन जो बिल्कुल पता नहीं है वो क्वेश्चन को पहले क्रॉस करके छोड़ देना है। टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों के पास लगता होगा कि हमें हर क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सोच के चलना है कि हर क्वेश्चन में मुझे 45 सेकंड ही समय मिले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक बार पढ़ेंगे और बनेगा जिसमें कि हो सकता है 15-20 सेकंड ही लगे, लेकिन क्वेश्चन को बबल आंसर को बबल करने में एटलीस्ट 15 मिनट लगने वाले हैं। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरा क्वेश्चन को बना भी लेते हैं, लेकिन जब लास्ट का 10 मिनट 15 मिनट बचता है तो बबल करने में उनसे गलती होती है, जल्दी जल्दी में करते हैं या कुछ छूट जाता है, यह चांस नहीं रहेगा। सब्जेक्ट आपका सबसे अधिक टफ है उसको सबसे पहले छोड़ दीजिए, जो आपके लिए सबसे इजी है, हिस्ट्री अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है या मैथ अच्छा है तो उस पर जाइए। अदरवाइज सीरियल वाइज कभी बनाने की कोशिश नहीं करिए, लेकिन अपने घर पे अभी से ही आप अपने प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हम ये जानना चाहेंगे कि परीक्षा के बाद रिजल्ट की तैयारी करनी है या उससे पहले भी कुछ है जो इंटरव्यू वगैरह है या फिर कोई और एग्जाम लिया जाएगा, तो इस नहीं, बारे में एक्चुअली कुछ क्या है, बता दीजिए। एग्जाम जो है सिंगल पेपर्स एग्जाम है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, मेंस भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। इसीलिए एग्जाम देने के बाद आगे जो कोई भी दूसरे एग्जाम्स है जो कि बिहार शिक्षक बहाली से के अलावे जो इसकी तैयारी बस एक बार एग्जाम दे दिया उसके बाद रिजल्ट ही आना है। कि आगामी वर्ष के छात्र जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समय को ना गवाए, क्योंकि अगर आपने समय को किल किया तो वह समय आपको किल कर देगा। समय जो एक बार निकल जाता है वापस नहीं आता है, इसलिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगामी वर्षों में एग्जाम देना है तो हर दिन को इस तरह से जीना चाहिए, इस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए जिसमें लगना चाहिए कि मुझे कल ही एग्जाम देना है। अगर ये फीलिंग आ जाए कि मुझे कल ही एग्जाम देना है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक हाई लेवल की रहेगी और आपके सक्सेस होने की संभावना 100% रहेगी। यह कभी भी यह न सोचे कि इसके बाद भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट जब से यह सोच लेता है कि मुझे आगे भी और भी अपॉर्चुनिटी है एग्जाम के लिए और भी दूसरे एग्जाम है तो वह कम फोकस करता है। एक दूसरा होता है कि एग्जाम जैसे जैसे पास आता है स्टूडेंट या गिव अप के मूड में आ जाते हैं। गिव अप मतलब उनको लगता है कि शायद मेरे से नहीं होगा, अब नहीं होगा, और वह प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं ऐसा करने लगता है, ऐसा लगता है कि अब प्रॉपर मतलब फोकस नहीं करते हैं। जितना 1 महीना पहले अच्छे से पढ़ते रहते हैं, लास्ट के टाइम में 50% से अधिक के स्टूडेंट ये मान के चलते हैं कि अब तो अब मेरे से होने वाला नहीं है और अनमने ढंग से पढ़ाई करते हैं। जबकि जब एग्जाम देकर लौटते हैं तो उनको लगता है यार ये 1 नंबर या 2 नंबर से मेरा छूट गया, अगर हम थोड़ा पढ़ लेते लास्ट में तो हो जाता। यह गलती कतई न करें, क्योंकि यह मान के चले कि जब हम जा रहे हैं रण क्षेत्र में तो अपनी रसद अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं और ये मान के चले कि मुझे इसी में रिजल्ट देना है। कभी भी अपने स्टडी का पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान ना बनाए कि 5 वर्षों तक एग्जाम दे रहे हैं, बल्कि ये समझे कि ये मेरे लिए लास्ट और आखिरी अटेम्प्ट है, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली में आपको रीटेक का मौका नहीं है।
और ये बहाली 4 साल के बाद है, ये आगे का पता नहीं कब होगी। ऐसे में यह मान के चले कि यही आपके लिए अंतिम है और आखिरी है, करो या मरो की जो स्थिति है उसमें आपको रिजल्ट निकालना है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस में पॉजिटिव थॉट के साथ एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा, कभी भी आप लेट्स गो नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यह टिप्स है कि आप सभी प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करिए, कभी भी निराश और हताशा के वातावरण में नहीं जाना है। मेरी तरफ से यह है। साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको याद नहीं हो रहा है, याद करने का तरीका है कि जो भी याद नहीं होता उसको लिख के अपने स्टडी रूम में, इवन कि अपने किचन में, यहाँ तक कि अपने बाथरूम में भी उसको चिपकाएंगे। आपको गारंटी है कि 3 दिन के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। वैसे सभी चीज़ों को जब जब याद नहीं हो उसको आप उसको चिपका सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो बोल के पढ़ाई करिए, जैसे हम लोग बचपन में जोर जोर से चिल्ला के पढ़ते थे, आपको निश्चित रूप से याद होता जाएगा। और एक पॉकेट डायरी रखिए, कहीं भी इधर उधर जाना भी हो तो पॉकेट डायरी में से देखते रहें कि क्या आपको याद करना है। तो काफी बातें हुई और पुरजोर उम्मीद है कि जो मेरे व्यूअर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनको इससे लाभ होगा। और अब चूंकि समय की बाध्यता है, अंतिम सवाल और काफी जरूरी सवाल भी है कि आप एक सफल आईएएस हैं, आप भी छात्र रहे होंगे, तो परीक्षा के दौरान कैसे तैयारी करते थे? छात्र जीवन में अनुशासन क्या रहना चाहिए? आपको एक बार मिली है, इसी जीवन में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक पूरे लाइफ और करियर जो है सीढ़ी की तरह होता है, लैडर की तरह होता है, जिसमें कि अगर आप शिक्षक बनने के बाद भी आईएएस बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। और हर साल आईएएस की जो रिजल्ट आती है उसमें कम से कम आप देखेंगे 10 से 15 ऐसे होते हैं आईएएस ऑफिसर तो कहीं ना कहीं किसी स्कूल में टीचर होते हैं। तो आपके पास ये भी एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि आप आईएएस बन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनुशासन की बात है। जब मैं स्टूडेंट था, अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा मन जो है वो नहीं कहता है कि पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करना एक अपने आप में बहुत हिमालय चढ़ने के बराबर है। किसी के लिए बहुत आसान नहीं होता है पढ़ाई करना, लेकिन अगर आपके सामने एम है और आपके सामने यह लक्ष्य है कि मुझे कुछ अचीव करना है, उसके बारे में आपने सपने देखे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करने का मन होगा। पढ़ाई को बोझ बनाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। पढ़ाई को एक तरह से आप यह समझें कि इंजॉय कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उससे आप बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दिल से आप पढ़िए, तन और मन के लगन के साथ। तन और मन का मतलब होता है कि मन कह रहा है कि पढ़ाई करो और तन कह रहा है कि सो जाओ, यह नहीं होना चाहिए। मन और तन दोनों मिल के जो है कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, और जो भी पढ़ेंगे उसको दिलचस्प ढंग से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए पर आपको मज़ा आ रहा है, तब आप समझ लें कि आप एग्जाम में सक्सेस होने जा रहे हैं। यह अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है कि आप हमेशा जो है तैयारी करिए, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखिए, निरंतरता जारी रखिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रणजीत सिंह जी, जो आपने व्यस्तम समय प्रभात खबर के लिए निकाला। और मुझको ऐसा लगता है कि आपने जो समराइज में, जो संक्षेप में सारी बातें कही हैं, अगर छात्र उसको आत्मसात करें तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। साथियों, फिर हम जुड़ेंगे ऐसे ही एक्सपर्ट से, आपको टिप्स दिलाएंगे युवा और रोजगार को लेकर के। प्रभात खबर का ये जो साक्षात्कार का दौर है, इस तरह का आगे भी जारी रहेगा। आप प्रभात खबर को देखते रहिए और आगे भी इस तरह से लाभान्वित होते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच पवन जी और बिमला जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।